में इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस और सर्किट डायग्राम्स, है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं ओम्स लॉ। आज की टॉपिक है हमारी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? इसमें बेसिकली हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन देखना होता है। Ohm's law is basically relation between potential difference and current, इसके बीच में रिलेशन है। अब ये कहता क्या है ओम्स लॉ आपका? जैसे मान लो कि एक रजिस्टर है या वायर है, मेटेलिक वायर है, ठीक है। इसके दो एंड हैं। इस वायर के मान लीजिए पॉइंट है ए और ये पॉइंट है रजिस्टर का बी। इसके दो एंड के बीच में मैंने एक बैटरी लगा दी या सेल लगाते, बैटरी लगा दिया और यहाँ पर स्विच लगा देते हैं। अब ये स्विच आपकी जो है ऑफ है ना। स्विच ऑफ है तो करंट क्या हो जाएगा आपका? जीरो। जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो सर्किट क्लोज हो गई, है ना। तो इसको हम कहेंगे क्लोज सर्किट है, ठीक है। अब बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो बैटरी डिस्चार्ज होगी, है ना। स्विच ऑन करते ही बैटरी डिस्चार्ज होगा। बैटरी डिस्चार्ज होगा मतलब करंट इस तरफ से जाएगी, ठीक है। करंट ऐसे निकलेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ये करंट ऐसे पास होता जाएगा, है ना, वापस सर्किट को कंप्लीट कर लेगा। तो करंट ऐसे पॉजिटिव से निकला और ऐसे आपका आ गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। करंट पास हो रही है और यहाँ पे जो भी डिवाइस है हमारा, जो रजिस्टर के फॉर्म में है, बल्ब हो या जो भी हो, तो ये जो कंडक्टर है हमारा ए और बी, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऐसे बार बार एक्सपेरिमेंट की गई, है ना। डिफरेंट पोटेंशियल की वैल्यू ली गई, डिफरेंट यहाँ लोड लिया गया और उसे करंट पास कराई गई। तो हमें देखा गया कि रिलेशन जो है पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और भी एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक ही लोड ली गई, एक ही लोड पे पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम चेंज करते जा रहे हैं तो करंट की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट का चेन बना। मान लीजिए आप ही एक्सपेरिमेंट करा और आपने 10 एक्सपेरिमेंट किया और उसकी जो कंक्लूजन आएगी 10 रीडिंग का जो एवरेज लेकर के हम मानेंगे, है ना, तो उससे हमें यही पता चलता है कि टेबल से कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट किया था और उसकी जो कंक्लूजन आई थी ना, उसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। अब इसमें था क्या ओम्स लॉ में कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, ये वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ये रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये लोड की जो रेजिस्टेंस ये बढ़ जाती है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor is directly proportional to the current flowing through it. ठीक है। कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखी जाती है ना। तो A और B के बीच में मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका V, है ना। तो ये जो V है आपका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का। और ये इसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है हमारा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा R,
है ना। जैसे ही डिपेंडेंसी या प्रोपोर्शनलिटी हटेगी एक कांस्टेंट आएगा आर, इसी आर को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और वायर। सो आर इज ए कांस्टेंट called resistance of conductor और वायर। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? यही आपका ओम्स लॉ है। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट दी गई ये तो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था, है ना। उसमें जो डेटा बनाएगा, जैसे मैंने बोला कि आप 10 रीडिंग लीजिए, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, करंट कितना आया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, करंट कितना आया, है ना। इस तरह से रीडिंग लेते जा रहे, कभी घटा दिए कभी बढ़ा दिए, इस तरह से रीडिंग लेंगे टेम्परेचर को कांस्टेंट करके जहाँ पे आप वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उस डेटा का कंक्लूजन ये है। अब ये कंक्लूजन कैसे आया, मतलब उसी डेटा का अगर आप ग्राफ बना दो, है ना, ऐसे, हाँ, इधर लिख दीजिए आई और इधर लिख दो वी, है ना। तो जो डेटा आपने बनाया है उसका हर पोटेंशियल चेंज होने की वजह से करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है। तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से निकला। ठीक है, ये ग्राफ आया। तो इसी ग्राफ, ऐसे ग्राफ मिलती है एक्सपेरिमेंट से, इसलिए हम कहते हैं कि ये V जो है, इस ग्राफ का मतलब हो गया कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I का। ठीक है, कितनी बात समझ में आई, है ना। तो ये आपका ओम्स लॉ का ग्राफ हो गया। R आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो यहां से देखिए R इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपका, V बाई आई। R इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम देखें यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या आएगा, ऐसा ही यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए वोल्ट पर एम्पियर, है ना, वोल्ट पर एम्पियर। अब चूंकि ये रूल ओम्स ने दिया, ये लॉ ओम्स ने दिया था, इसलिए उनके ऑनर में एक यूनिट दी गई, है ना। जैसे ऐसा यूनिट है आपका ओम, है ना, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या माना गया, ओम, और इसको सिंबल में ऐसे लिखी जाती है ना। एक्चुअली मैं ओमेगा इसको बोलते हैं ओमेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में इस ओमेगा को ही हम बोलते हैं ओम, मतलब इतना ओम है। जैसे अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ 5 ये, तो हम इसको पढ़ेंगे 5 ओम। ओम मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो ये जो ओम है किसके बराबर आ गया, इस फॉर्मूले को देखो, R इज इक्वल टू V बाई आई है, तो ये ओम है और ये आपका वोल्ट है और ये करंट क्या हो गया आपका, एम्पियर, है ना। मतलब 1 ओम इज 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर 1 ओम को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर और कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट आफ्टर अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ मेटेलिक वायर। या आप ऐसे कह लो कि एक मेटेलिक वायर है, इसके 2 एंड के बीच में अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें और इस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अगर इसमें 1 एम्पीयर करंट पास करे तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इफ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर causes an 1 ampere current flows through the wire, then resistance of wire is said to be 1 ohm or found to be 1 ohm। ठीक है, तो ये ओम की डेफिनेशन हो जाएगी।
कहने का मतलब रेजिस्टेंस जो है आपका V बाई आई हुआ और यही आपका ओम्स लॉ है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये V बाई आ रही है, आई आ रही है। अब आप देखो एक मैथमेटिक्स में जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या आपका हाइपोटेनियस। तो tan थीटा को आप लोग क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होता है। ठीक है, तो इसी ग्राफ में है ना, अगर मान लो यहाँ पे मैं एंगल निकाल लूँ थीटा, यहाँ पर ये वी आई ग्राफ है, तो वी आई ग्राफ का अगर मान लीजिए आपको एंगल दिया हुआ है ना, मान लीजिए एंगल दी हुई है, तो tan थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, वी आई ग्राफ हम समझना चाह रहे हैं। वी आई ग्राफ जो आपने बनाया है, इसका अगर tan थीटा निकाला जाए, हाँ, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या आपका v और बेस क्या आपका i, है ना, और v बाई आई क्या होता है आपका रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा को स्लोप कहते हैं। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। ठीक है, अब tan थीटा की एक प्रॉपर्टी है कि tan 0 0 होता है ना, tan 0 0 और tan 45 डिग्री 1 हो जाता है और tan 90 डिग्री इन्फिनिटी हो जाती है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि जैसे थीटा बढ़ेगा, है ना, तो tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर मान लो ये आई है और ये आपका भी है, हमने दो वायर पे एक्सपेरिमेंट किया, एक वायर ये है ए और एक वायर है ये बी। ठीक है, ये वायर ए का ग्राफ है, ये वायर बी का ग्राफ है, दोनों ओम्स लॉ का ग्राफ है। ठीक है ना। तो अब आप देखो किसकी थीटा ज़्यादा है, जैसे ये थीटा 1 है और ये आपका थीटा 2 है ना, तो हम क्या लिखेंगे, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, ये एंगल ज़्यादा है, सॉरी थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, है ना, ये वाला एंगल बड़ा है, तो एंगल बड़ा होगी तो tan भी बड़ा हो जाएगा। तो हम फिर क्या लिखेंगे, tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1। अब रेजिस्टेंस मैंने बताया क्या होता है आपका, tan थीटा के बराबर होगा वी आई ग्राफ में, और वी आई ग्राफ है ना, तो वी आई ग्राफ है, तो tan थीटा 2 बड़ा है, इसका मतलब tan थीटा 2 किसकी एंगल है, एक ही ना, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी, है ना। इस डायग्राम में आपका रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी हुआ। ठीक है, मतलब जिसकी एंगल ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, इस तरफ भी और इस तरफ आई, है ना। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो अलग हो जाएगा, है ना। इसी केस में अगर मैं अब ग्राफ को मान लीजिए उल्टा कर देता हूँ, ऐसे इधर v कर दिया और इधर i कर दिया, अब फिर वही है a, इसका नाम दे देते हैं p और इसका नाम दे देते हैं q, है ना। तो अब क्या है, फिर आपका इस डायग्राम के लिए आप ऐसे समझो, है ना, एक ग्राफ है आपका ऐसे, ये I है और ये V है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका होगा tan थीटा इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, और अगर दूसरा ग्राफ मैं ऐसे बना दूं, इधर V और इधर I, और ये फिर थीटा है, तो यहाँ जो है रेजिस्टेंस होगा
वो 1/tan थीटा होगा, है ना, मतलब कॉट थीटा। यहाँ पर रेजिस्टेंस आपकी कॉट थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर ये I है और ये V है ना, ये 1 है और ये 2 है ना, दो बॉडी का ग्राफ है VI ग्राफ, तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 1। क्यों? यहाँ पर 2 का एंगल ज़्यादा है 1 से, है ना। ठीक है, अब अगर यही ग्राफ ऐसे उल्टा हो जाए, ये I हो जाए और ये V हो जाए, तो फिर ये ग्राफ कैसे हो जाएगा हमारा, इधर 1 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, जिसकी एंगल कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना। मान लो ये एंगल है आपका θ1 और ये एंगल है आपका θ2, तो यहाँ पर θ1 इज लेस देन θ2, है ना, तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 2, इस ग्राफ में ऐसे आएगा। और यहाँ पर क्या आपका, ये θ1 है और ये θ2 है, तो θ1 इज लेस देन θ2 यहाँ पर है ना, तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 इज लेस देन R2। ठीक है, क्यों? यहाँ रेजिस्टेंस आपका यूज़ हो रहा है tan थीटा, यहाँ रेजिस्टेंस आपका यूज़ हो रहा है 1/tan थीटा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे, ये ओम्स लॉ था। अभी जो रजिस्टर है आपका रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर क्या होता है ना। देखिए, जैसे आप लिखते हो ना V इज इक्वल टू IR, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका V/I, है ना। तो रेजिस्टेंस do not depends on V and I। ये रेजिस्टेंस जो है V और I पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? ये रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I का, तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तब आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी इनके प्रोपोर्शनलिटी की वजह से कांस्टेंट में आया है, तो रेजिस्टेंस जो है इस V और I पे डिपेंड नहीं करता। तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करेगा फिर, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर और कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेंथ ऑफ वायर और कंडक्टर, है ना। लेंथ ऑफ वायर और कंडक्टर मतलब लेंथ, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। लेंथ बड़ा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ कम हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दूसरा है आपका एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ वायर और कंडक्टर ए, मतलब रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, मगर एरिया अगर कम है, देखो ये दोनों रिलेशन में एक चीज़ है कि लेंथ
कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब है, जब आप एरिया को कांस्टेंट कर रहे हो, है ना। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है कब, जब आप लेंथ को कांस्टेंट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर लेंथ कांस्टेंट है, मतलब इतना ही लेंथ है, और इसी में एरिया अगर आप बढ़ाते चले जाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। तो इसके आगे फिर हम अगली क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। मतलब आपको मैंने ये चीज़ बताया कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है और किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अभी और भी इसमें पढ़ना है, तो पहले इतना रिवीजन कीजिए, फिर हम अगली क्लास में इसको डील करेंगे।